Hello everyone, welcome to Shiraj IS. Myself Prayag, let us talk with the new current affairs that is of 6th May 2026. आज का हम करंट अफेयर देखने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस लर्न अबाउट टुडेज करंट अफेयर दैट इज ऑफ 6th May 2026. ओके, आज जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने जा रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है डिक्लाइन इन इंडियाज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस कंजम्पशन. Then, Model Code of Conduct, Ecocide and International Law, Environmental Damage during the war, India's energy security amid conflicts, and the increase in the Supreme Court judges. Cabinet approves this expansion to the 38 judges. These are the most important topics we need to highlight, we need to discuss with the UPSC prelims point of view as well as the mains point of view as well. So, जो पहला टॉपिक है हमारा डिक्लाइन इन द इंडियाज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसका जो सोर्स है वो द हिंदू से लिया गया है और इसका जो इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू GS3 पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी जो यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है. देन व्हाई इट इज इन न्यूज दैट इंडियाज कंजम्पशन ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैज बीन डिक्लाइंड बाय 16% इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जो 16% से जो डिक्लाइन हुआ है इसके क्या रीजंस रहे हैं, क्या होता है एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम हर कुछ इसमें जानने की कोशिश करेंगे. जो टोटल कंजम्पशन ड्रॉप बाय द 2.2 मिलियन टन्स, जो भी एलपीजी का जो हमारा जो यूसेज है ये 2.2 मिलियन टन से ड्रॉप हो चुका है. एंड द सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैज कॉज्ड ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द वेस्ट एशिया क्राइसिस. ये जो वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके कारण ये जो एलपीजी की अवेलेबिलिटी हुई ये कम हुई है. अब एलपीजी होता क्या है? एलपीजी क्या है? एक फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस विच इज मेनली ऑफ द प्रोपेन एंड द ब्यूटेन. प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन दो गैसेस का मिक्सचर होता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड द क्रूड ऑयल रिफाइनिंग. नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से एंड क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से हमें ये जो एलपीजी गैस है ये मिलता है. ये जो गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हियर, दिस गैस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके, this gas is being stored in the form of liquid from under the pressure and converts into the gas when it will released. जब भी हम सिलेंडर में देखते हैं जो सिलेंडर में जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो बाहर आता है कन्वर्ट होके तो वो गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, एंड इट इज बिंग वाइडली यूज्ड. आपको भी पता होगा कि डोमेस्टिक कुकिंग एप्लीकेशंस, देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड ऑटोमोटिव फ्यूल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एज अ फ्यूल काम करता है. दी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके कि it contains the propane and the butane, its calorific value will be most higher. The calorific value is most higher with respect to the efficient energy sources. The most important point here is the it is heavier than the air. ये air से heavier होता है and it increases the leak of the leakages के chances ज़्यादा होते हैं. So it is naturally odorless but the ethyl mercaptan, so it is being added to detect the leakages. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इथिल मेरकैपेन के थ्रू हम इसका लीक जान सकते हैं. एंड इट इज द मोस्ट क्लीनर फ्यूल. ये बहुत बढ़िया चीज है एलपीजी की. इट इज द मोस्ट क्लीनर फ्यूल देन द कोल एंड द बायोमास, रिड्यूसिंग द इंडोर एयर पोल्यूशन. ये इंडोर एयर पोल्यूशन को बचाने में हमें हेल्प करता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एलपीजी गैस पॉइंट ऑफ व्यू. देन द नेक्स्ट विल बी रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग इन दी एलपीजी कंजम्पशन. क्या क्या रीजंस पाए गए हैं, किस रीजन के कारण एलपीजी कंजम्पशन कम हुआ है, इसको डिटेल में हम जानेंगे. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट and the instability in the West Asia with respect to the energy supplying regions. Okay, this is the first point. Then import availability affect हुआ है because of the domestic supply chains. ये जो रिड्यूस्ड हुआ है इंपोर्ट अवेलेबिलिटी, इसके कारण क्या हुआ है? डिक्लाइन इन दी एलपीजी कंजम्पशन. प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस का जो ऊपर जैसे मान लो कि कई वेरिएशंस हो रहा था, प्राइस वोलेटिलिटी हो रही थी, अप एंड डाउन जा रहे थे उसके प्राइजेस. सो इसके कारण क्या होता है? कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आता है. देन द शिफ्ट टू द अल्टरनेटिव फ्यूल्स. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एलपीजी गैस सिलेंडर्स वी आर यूजिंग द वेरियस बायोमास, केरोसिन related fuel. This like other fuels has being used as the alternative fuels instead of LPG. Then the impact क्या हुआ है? इम्पैक्ट ऐसे हुआ है कि अगर हाउस होल्ड कुकिंग आपको भी पता होगा कि एलपीजी क्राइसिस, मोस्टली देयर विल बी वन न्यूज इन दी
सोसाइटी दैट इज एलपीजी क्राइसिस इज अ र्यूमर और अ रियलिटी। सो ये र्यूमर है या रियलिटी आपको अब पता चल जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट एंड द डिक्लाइन ऑफ द एलपीजी कंजम्पशन फ्यूल एबिलिटी अवेलेबिलिटी अफेक्ट हुई है, एंड जो लो इनकम ग्रुप्स है उनको मोस्टली हिंडर गया है, इसको हैम्पर हुआ है इस क्लास को। कमर्शियल सेक्टर्स में जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, स्मॉल बिजनेस को भी ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। उसके बाद इंक्रीज इन द रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल फ्यूल्स, एंड इसके कारण क्या हुआ है, इंडोर एयर पोल्यूशन भी बढ़ चुका है। जैसे कई कई जो चूल्हा है, जैसे हम वुडन के जो स्टिक्स है उसको जला के भी कई कई जगह पे एलपीजी क्राइसिस के कारण, ये एलपीजी कंजम्पशन के कारण थोड़ा सा फेस करना पड़ा है। उसके बाद गेन्स मेड अंडर द क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव्स रिस्क बिंग रिजर्व, एंड एनर्जी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या है इंडिया के बारे में। जो एनर्जी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस है ये हम देखेंगे कि इट हाईलाइट्स द डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स। ये दिखाता है कि हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन द इंपोर्ट्स इज टू मच हाई। द वल्नरेबिलिटी टू द एनर्जी सेक्टर्स ऑफ द जियोपॉलिटिकल शॉक्स, हमने हमें एक इस शॉक्स में एक झटका बैठा है कि देखो हम अगर कोई देश पे, कोई अदर कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट रहते हैं तो हमें किस चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। देन the need for the diversification of the energy resources is the most important point with respect to the upcoming future as well. And the last and the most important point, the importance of strengthening the strategic reserves। हमारे जो भी रिजर्व्स है उस रिजर्व्स को स्ट्रेटेजिक वे में डोमेस्टिकली कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, ये भी हमें इस बात से इंपॉर्टेंस पता चलती है। देन द नेक्स्ट विल बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या रह चुकी है कि जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने जो प्रोवाइड की है एलपीजी कनेक्शंस टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो भी हाउस होल्ड को एंड वुमेन्स को जो प्रोवाइड किया गया है, ये हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। मोस्टली फोकसेस ऑन द क्लीन फ्यूल, मोस्टली फोकसेस ऑन द क्लीन फ्यूल, मोस्टली फोकसेस ऑन द क्लीन फ्यूल एंड reducing the dependence on the traditional fuels, expansion of LPG distribution infrastructure जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बढ़ाई गई है। सो आप ये पूरी जो पीडीएफ है जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप www.srirajis.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो, इसको प्रॉपरली एनालाइज करके पढ़ सकते हो, ताकि आने वाला जो प्रीलिम्स है, आने वाले जो मेंस होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से आप इसमें से कुछ वैल्यू एडिशन के चांस आपको मिल सकते हैं। Then challenges क्या फेस किए, high import dependence, then affordability issues, infrastructure gaps and the prices fluctuations, global markets with respect to global markets, ये हमें challenges फेस करना पड़ा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं अगर ये हमें इस तरीके के अगर challenges अगर फ्यूचर में फेस करना पड़ता है, तो इसके क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें हमारे एनर्जी सोर्सेज को, उसमें बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी, कुकिंग सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू द सोलर पावर्ड, दैट हम वी कैन इंक्लूड इन दिस fuel as a consumption in the production. Then strengthen the domestic refining and the LPG production capacity, strategic reserves बनाना चाहिए, उसको properly way forward निकाल के उनको यूज करना चाहिए। then subsidies देके targeted affordability की थ्रू एक मिनिमम प्राइस के अंतर्गत हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए, एंड अल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स को प्रमोट करके एक लॉन्ग टर्म हमारा ऐसा प्लान हो, एक हमारा लॉन्ग टर्म एक एनर्जी सेक्टर में ऐसा नाम हो, इस तरीके से हमने इस तरीके से जो हमारा वे फॉरवर्ड है ये बताता है। देन नेक्स्ट let us discuss the conclusion at the last of this particular topic. The decline in LPG reflects the deep link between the geopolitical issues and the domestic energy security. ये जो आपको जो पता चल गया कि ये decline in the LPG ये क्या शो करता है कि there will be the deep link है, किस बात की लिंक है कि बिटवीन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, दिस जियोपॉलिटिक्स एंड द डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी। दिस अनइंटरप्टेड एक्सेस टू द क्लीन फ्यूल इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीन बात ध्यान में रखनी है, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है। और डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट एनर्जी स्ट्रेटेजी इज द क्रिटिकल फॉर द इंडियाज अपकमिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स ऑल्सो। सो लेट अस डिस्कस वन प्रीलिम्स क्वेश्चंस एज वेल with reference to the liquefied petroleum gas. Consider the following statements. It mainly consists of the propane and butane. It is heavier than the fuel. It is stored in the gaseous form under the pressure. मैंने आपको सेकंड लाइन में सेकंड जो जब इंपॉर्टेंस बताया गया था व्हाट इज एलपीजी, इसका अभी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट स्टोर्ड इन द गैसियस, इट इज बीन stored in the liquid form. So this statement is absolutely correct. This statement is absolutely incorrect statement. So the answer will be 1 and 2. The answer will be A.
Okay, so next let us go to the another point. Let us move to the another topic that will be. सो उसके पहले एक हम एक मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर द मेंस perspective, that is India's energy security is increasingly vulnerable to geopolitical disruptions. Discuss in the context of the recent decline in LPG consumption and suggest the measures. आपके थ्रू एक मेजर्स भी पूछे गए, आपका ओपिनियन पूछा गया. सजेस्ट सम मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस इन द एनर्जी सेक्टर. 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है. इसका आंसर देख के लिखिए. एक बार इसका आंसर लिख के देखिए ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक स्ट्रक्चराइजेशन में आपको आंसर लिखने की एक हैबिट भी होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल वे में हम जानेंगे कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया, इसका मकसद क्या रहा न्यूज़ में आने का. यह है कि क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द वेदर द प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, ही वायलेटेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आती है. ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम की चीज आती है. ये क्या होती है कि यूजिंग द पब्लिक मीडिया एंड स्टेट रिसोर्सेज फॉर द पार्टीशंस मैसेजिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ये ऐसा क्लेम किया गया है. देन द डिबेट हैज वंस अगेन हाईलाइटेड द कंसर्न्स रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल का यूज करके इलेक्शंस में कुछ कैंपेनिंग में और इससे कुछ मान लो कि गेन करने के लिए, कुछ आइडेंटिटी गेन बोल सकते हो, या फिर इससे आउटपुट लेने के लिए ये जो पावर होती है गवर्नमेंट मशीनरी की, उसको यूज किया गया है. ऐसी न्यूज, इसके कारण ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये न्यूज में आए. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज बीइंग इशूड बाय एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी और कोई अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो नहीं, दैट विल बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट, इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट, किस लिए कि कंडक्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ड्यूटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ओके, इलेक्शन के दरमियान ये आता है. इसका काम होता है इलेक्शन कमीशन का कि अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल. इट कम्स इनटू द फोर्स इमीडिएटली. ये कब होता है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, आफ्टर द इमीडिएटली अनाउंसिंग द इलेक्शन कमीशन अनाउंस जब करता है शेड्यूल, उसके बाद ये लागू हो जाता है. इट रिमेन्स इन द फोर्स, जब ये तब तक रहता है जब तक इलेक्शंस का जो पूरा प्रोसीजर है, वोटिंग सिस्टम है, ये खत्म नहीं हो जाती तब तक. ओके, सो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट एमसीसी मींस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी लॉ. It is not a statutory law, it is being enacted by the parliament, but a consensus based framework evolved through the political agreement and the constitutional practices. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लॉ है, ये जो स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ये पार्लियामेंट के थ्रू एनेक्ट किया गया कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क पर आधारित है. इट्स अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 324 विच विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये एम्पावर करता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है, टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर इंडिया. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो कंसेप्ट था ये फर्स्ट इमर्ज हुआ 1960s के ऐसे केरला असेंबली इलेक्शंस के दरमियान. फिर 1968-69 में इलेक्शन कमीशन सर्कुलेटेड अ फॉर्मलाइज्ड वर्जन का फिर एक निर्माण हुआ विद द नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए. फिर 1979 में एक कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस आए दैट इज रिलेटिंग टू द पार्टी इन पावर. इसका अगर ये मान लो कि यूपीएससी में अगर ये सेंटेंस आ जाता है कि व्हेन वाज पार्टी इन पावर केम्स with respect to the model code of conduct, it will be in the 1979 were introduced to prevent, किस लिए आया था, to prevent the misuse of the official machinery. Okay, so during the tenure of the TN session, you know that the person TN session, the respected former chief election commissioner of India, so TN session in the 1990s, he enforced this MCC, that is model code of conduct, with the strict and the more effective law as well. Okay, so ये हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रह चुका है. एंड ओवर द टाइम एमसीसी इवॉल्व इनटू द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था जिसके कारण हम एक इथिकल वे में इलेक्टोरल जो भी प्रोसेस है हमारी कंडक्ट करने के लिए एक हमें सहायता मिलती है. देन सो
let's discuss the objectives of the model code of conduct now. What are the objectives of the model code of conduct? That it ensures the level playing field. ये क्या करता है, जो हर जो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कंटेस्टेंट्स हो, उनको एक प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. एंड इट प्रिवेंट द रूलिंग पार्टी फ्रॉम गेनिंग द अनफेयर इलेक्ट्रिकल एडवांटेज. जो भी पार्टीज होती है, जो भी इलेक्शंस में जो काम करती है, उन पार्टीज को जो अनफेयर एडवांटेज लेने को और मिसयूज ऑफिशियल को यूज करने का जो प्राविधान है, इससे बचाती है. ठीक है. उसके बाद इट हेल्प्स टू मेंटेन द पीस, ऑर्डर एंड फेयरनेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस. And it discourage, this is the most important point with respect to the societal point of view, that is it discourage the communal, caste based and the hate driven campaigning throughout the electoral process, throughout the electoral campaigning as well. Then to preserve the integrity and the credibility of the electoral process, इसके लिए बहुत important चीज होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, टू प्रिजर्व द integrity and the credibility of the India like country as well. Then the major provisions of the MCC, जो मेजर प्रोविजंस जो हमारे एमसीसी के हैं, जैसे कि जनरल कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जो कंटेस्टेंट होते हैं, वो ऐसे स्पीचेस, ऐसे एग्रीवेटिंग, जैसे एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस जो होती है, मान लो कि जैसे कम्युनिटीज, कास्ट, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स, इनको प्रभावित करके, इनको उकसा के ऐसे कुछ काम नहीं किया जा सकता है. देन द क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिकल अपोनेंट शुड बी लिमिटेड. जो भी अगर क्रिटिसिज्म करना हो, अगर क्रिटिसिज्म किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का अगर करना हो, तो कुछ तो भी कंटेक्स्ट होता है, जैसे कि उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज, उसके प्रोग्राम्स, उसका पब्लिक एक्टिविटीज, उसके रिगार्डिंग ही हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. उसके बाद ब्राइबरी, intimidation, impersonation, corrupt electoral practices are completely prohibited under the model code of conduct. Then let us discuss the next and the most important, that will be party in the power. पार्टी इन द पावर, ये एक प्रोविजन है, जैसे मिनिस्टर्स कैन नॉट कंबाइन द ऑफिशियल वेबसाइट्स विद द इलेक्टोरल कैंपेनिंग. जब भी कैंपेनिंग होगा, उसके साथ जो मिनिस्टर्स है, वो उनका ऑफिशियल जो विजिट्स है, मिनिस्टर्स नहीं कर सकते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, जो भी गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है, एयरक्राफ्ट होते हैं, ऑफिशियल्स एंड पब्लिक रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज एट द इलेक्टोरल प्रोसेसेस. इन दिस एमसीसी कोड में ये सब कुछ लिखा है. देन पब्लिक फंड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पज. पब्लिक जो फंड करती है, उस पब्लिक फंड का यूज नहीं कर सकते हैं. देन न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट्स एंड द फाइनेंशियल ग्रांट्स, प्रोजेक्ट इनॉग्रेशंस अलाउड वंस एमसीसी कम्स इनटू फोर्स. क्या बोला है? नो बोला है, नहीं ला सकते. ओके. नो न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट, नो न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो new policy announcement, financial grants, new project inaugurations are allowed once the MCC comes into the force. Okay. Then uses of mass media, publicly funded broadcasters such as the Doordarshan, All India Radio cannot be used for the political promotion. ये जो पब्लिकली फंडेड जो मीडिया होती है, जैसे दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज फॉर द मीडिया एक्सेस. जैसे कि मान लो कि यूट्यूब पे आपको भी पता होगा कि ये जो एक मीडिया सोर्स है, इस सोर्स के थ्रू बहुत सी जो पार्टीज है वो एडवर्टाइजमेंट करती है. तो हर किसी पार्टी को एक प्रोविजन दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपना प्रमोशन इस सोशल मीडिया के थ्रू इक्वली एंड इन अ गुड मैनर कर सके. ठीक है. द मीटिंग एंड द प्रोसीजंस, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज अबाउट द पब्लिक मीटिंग्स एंड द रैलीज. जैसे कि पब्लिक मीटिंग एंड रैलीज करने के लिए जो स्टेट के जो हेड होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम, उनसे परमिशन लेनी होती है. एंड इट प्रोसेशन शुड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट रूट्स एंड इंश्योर्स द पब्लिक कन्वीनियंस. पब्लिक को कन्वीनियंस हो, इस तरीके से स्टेप्स उठाए जाए ताकि पब्लिक को इससे हार्म ना हो या फिर कोई ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो ऐसे ना होए. ठीक है. सो नेक्स्ट, पोलिंग डेज रेगुलेशन. कैंपेनिंग 100 मीटर के जो भी कैंपेनिंग करना चाहते हैं, वो 100 मीटरिंग जो पोलिंग जो स्टेशन है, उसका जो प्रोविजन किया गया है. कैंपेनिंग विद इन दी 100 मीटर्स फॉर द पोलिंग स्टेशन इज प्रोहिबिटेड. 100 मीटर के अंदर कैंपेनिंग नहीं कर सकते. पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट कोऑपरेट विद द इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड मेंटेन द ऑर्डर फॉर द पोलिंग बूथ्स. सो दिस टाइप ऑफ लीगल स्टेटस, इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इट इज नॉट legally enforceable. Okay. And the violations comes
अंडर दिस एक्शंस, लाइक जैसे मान लो कि अगर वायलेट हो जाता है तो कौन से एक्शंस किस किस एक्ट के अंदर आती है, जैसे आरपीए एक्ट, रिपब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट, पीपल एक्ट 1951, इंडियन पेनल कोड प्रोविजन जैसे कि जो भारतीय न्याय संहिता है हमारी जो नई, डायरेक्शंस इशूड अंडर द आर्टिकल 324, and the election commission can issues the notice warning and the censures and campaigning bans against the violators. सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारा जो भारत का जो वैल्यू है इसको मेंटेन रखने में, और ताकि जो इनकम्बेंसी के पावर का यूज ना करते हुए, इसका मिसयूज ना करते हुए प्रॉपरली इसको यूज किया जाए, जैसे भी कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक, ये हमारी जो डेमोक्रेटिक एंड इक्वलिटी जो हमारी जो वैल्यूज है इसको प्रोटेक्ट करता है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ऑल द कंटेस्टेंट्स टू हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड कैन रिप्रेजेंट देयर society as well as the district or the state as per the MCC point of view. Enhances the public confidence in the electoral process. Acts जैसे ये ethical framework हमें ये प्रदान करता है, नियत और नीति के थ्रू हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड prevents the politicization of the state machinery and the public institutions. ठीक है, this is the significance. You can download this PDF and this notes from the website as well. आपको इससे और बढ़िया फायदा होगा. ठीक है, चैलेंजेस क्या है एनफोर्समेंट में, बट ये स्टेचुटरी बैकिंग ना होने के कारण ये थोड़ा सा इसकी जो पावर्स है ये इतने लिमिटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू. सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट न्यू मॉनिटरिंग चैलेंजेस, इससे के कारण सोशल मीडिया के कारण और डिजिटल कैंपेनिंग के कारण और न्यू चैलेंजेस बढ़ने की संभावना होती है. ठीक है, डिले इन एक्शन समटाइम रिड्यूस डिटोरेंस वैल्यू एंड एलिगेशन सिलेक्ट ऑफ द सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कैन अफेक्ट द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी. इस तरीके से हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या हमने प्रोवाइड क्या हम कर सकते हैं. पार्शियल स्टैट्यूटरी बैकिंग हम दे सकते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैंपिंग करके इसको प्रमोट कर सकते हैं. टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ द एमसीसी कंप्लेंट्स, इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्शन कमीशन. इस तरीके से हम वे फॉरवर्ड प्रॉपर वे में हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है इसको हम ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड पब्लिक सेंट्रिक बनाने की कोशिश करने में हम जुटे हुए. एंड द कंक्लूजन विल बी Model Code of Conduct remains a cornerstone of the India's electoral democracy despite lacking statutory status. Statutory status न होने के बाद भी ये एक बहुत prominent रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के सिक्योरिटी एज वेल एज इन द इलेक्शन प्रोसेस में. ओके, सो नेक्स्ट विल बी, it largely depends on the institutional credibility and it strengthens the enforcement mechanisms while preserving the democratic freedoms is essential for ensuring the free and fair elections. आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टू वैल्यू, टू रिस्पेक्ट द वोट्स ऑफ द पब्लिक, एंड पब्लिक इज द रूलिंग गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इन आवर कंट्री. सो दैट्स व्हाई दिस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. हम कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एमसीसी derives its authority from the article 324 of the constitution. MCC is the statutory law enacted by the parliament and the MCC comes into the force immediately after the announcement of the election dates by the election commission. Is either of these three which will be the correct? Please write your answer in the comment as soon as possible so that you can get a good chance to interpret and solve this prelims question as well. My dear friends, the answer of this question will be this. आप ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये पढ़ लेना कि एमसीसी इज अ स्टैट्यूटरी लॉ. यही बात बोली जाती है कि ये स्टैट्यूटरी, इसको बैकिंग नहीं होती है, और इस सेंटेंस में बोला गया है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी लॉ. इट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज अ incorrect statement. That's why the answer will be 1 and 3. A will be the answer of this question. Okay, so next let's go with the mains question. The model code of conduct is essential for ensuring free and fair elections. Very good. And its enforcement remains limited by the structural constraints discussed in a 250 words. Please try to attempt this type of questions. You will get the variety, diversity and the dimensions to solve such type of questions in the final mains as well. Ecocide and international law, environmental damage during the war. The most important topic with respect to the international relations, international institutions and GS पेपर 3 with respect to the environment and security. ये यूपीएससी की जो दो पेपर्स होते हैं, GS2 that is इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 एनवायरमेंट, इसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हम
जो की पॉइंट्स होते हैं ये जान सकते हैं। इकोसाइड, रिमोट स्टैट्यूट, रोम स्टैट्यूट, आईसीसी, एनमोड कन्वेंशन, आईयूसीएन, वॉर क्राइम्स, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, इसके बारे में हम एक पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके इसमें जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, this is the most important point with respect to the environment point of view. Let's start with this news. Lebanon and accused Israel of committing the ecocide. Ecocide होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि इकोसाइड है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। उसके बाद ड्यूरिंग द 2023 कॉन्फ्लिक्ट बाय एलिगली कॉजिंग द लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, अब जो इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है इसके कारण लेबनान पे क्या इंपैक्ट गिरा है, लेबनान ने क्या इस बारे में बोला है, इसमें हम एक चीज जानेंगे। ईरान ऑल्सो इकोसाइड आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स एंड द फ्यूल रिपोर्ट्स reportedly triggered the toxic black rain. Underline this word and mark this word as the important black rain and the severe pollution. Environmental organization and the several countries are damaging former recognition of the ecocide as an international crime under the international क्राइम कोड फ्रेमवर्क। ये हम जानेंगे काउंसिल ऑफ यूरोप क्या होता है, इसका कन्वेंशन क्या रहा है, ये हर एक चीज इसमें जानेंगे। अब देखेंगे कि व्हाट इज इको कोड, व्हाट इज इकोसाइड, सॉरी व्हाट इज इकोसाइड। Ecocide refers to the extensive destructions, damage and the loss of the ecosystem. ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो भी लॉस हो चुका है, जो भी लॉस हुआ है, जो भी डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज हुआ है, किसे, इकोसिस्टम, टू द एनवायरमेंट, टू द इकोसिस्टम, उस टर्म को, उस डायमेंशन को देखा जाता है, उस डायमेंशन का नाम है इकोसाइड। ठीक है, सो हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है। इट इंक्लूड्स द एक्ट्स दैट क्रिएट द सीवियर, वाइड स्प्रेड, लॉन्ग टर्म and the irreversible environmental harm. Most important point I want to highlight here is this regarding to ecocide. ये जो है ये सीवियर है, वाइड स्प्रेड है, लॉन्ग टर्म है एंड इरिवर्सिबल हार्म है जो एनवायरमेंट को पहुंचाने की ताकत रखता है। देन concept treats the nature and the ecosystems as entities deserving the independent legal protection rather than the merely resources human use. Ecocide जो भी है, जब भी ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं, माइनिंग्स होती है, डिफॉरेस्टेशन, ऑयल स्पिल, टॉक्सिक पोल्यूशंस, इसके कारण क्रिएट होने, इस वजह से क्रिएट होने के कारण जो भी कुछ हार्म होता है इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को, उस टर्म को बोलते हैं इकोसाइड। ठीक है, लीगल कुछ अप्रोचेस की गई है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी है एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, हम इसको जानेंगे। इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ इस कंसेप्ट का, कि इकोसाइड नाम का जो टर्म है ये कॉइन किया गया था 1970 में। 1970 में जो कॉइन किया गया था बाय द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, हिज नेम इज आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन। आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन, इस महान व्यक्ति ने इस टर्म का, ये जो इकोसाइड है इस टर्म का कॉइन किया गया था ड्यूरिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द एनवायरमेंटल डिवास्टेशन कॉज बाय द वियतनाम वॉर। जब वियतनाम का वॉर हो चुका था, जब यूएसए ने अटैक किया था वियतनाम पे, तब इस टर्म को कॉइन किया गया था। एंड द यूज ऑफ एजेंट ऑरेंज, अंडरलाइन दिस वर्ड एजेंट ऑरेंज, एंड द केमिकल डिफोलेंट्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। उसके कारण क्या हुआ था, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर लैंड को बहुत क्षति पहुंचाई थी, तो हार्म हुआ था इन वियतनाम। उसके कारण हुआ ऐसे था कि इनिशियली एसोसिएटेड विद द वार टाइम डिस्ट्रक्शंस, कंसेप्ट लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड द एनवायरमेंटल डिजास्टर एंड द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। उसके बाद इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी ऐड किया गया था। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड द लीगल स्कॉलर्स इंक्रीजिंगली एडवोकेटेड द रिकॉग्निशन ऑफ द इकोसाइड एज द इंटरनेशनल क्राइम। ये जो इकोसाइड है, इकोसाइड मतलब ये कंसेप्ट है, जैसे कि मान लो कि ये पूरा हमारा अर्थ है, इसमें किसी भी कारण, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अगर इस एनवायरनमेंट को अगर हार्म पहुंचता है, उस एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचने का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है इकोसाइड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल। सो सिमिलर टू द जेनोसाइड, इसको इस तरीके से कंपेयर किया जाए कि जो जेनोसाइड और द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, उस तरीके से एनवायरनमेंट को भी हार्म करने का ये ताकत रखता है, ताकि इसकी ताकत रखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इकोसाइड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वहां से इवॉल्व हुआ है, इस तरीके से हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट, इन लिमिटेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। लिमिटेशन ये है कि हम प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है या नहीं। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट लिमिटेशन। उसके कारण क्या होता है, जो हम इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द पीस टाइम जो होते हैं, इसको हम प्रॉपरली एडुकेटली कवर नहीं कर पाते हैं। देन
it primarily focus on the military proportionality rather than the ecological protection. ये जो फ्रेमवर्क है ये फोकस मोस्टली करता है क्या कि ऑन द मिलिट्री प्रोपोर्शनलिटी रादर देन द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड नो डायरेक्ट इकोसाइड प्रोसिक्यूशन हैज बीन येट ऑकर्ड अंडर द आईसीसी. हमारा जो इकोसाइड नाम का जो प्रोविजन है ये डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता है अंडर द आईसीसी. ओके, देन इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, ये एनमोड नाम का जो कंसेप्ट है ये क्या है हम ये डिटेल से जानेंगे. ठीक है, सो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन ईएन मोड, ये जो ईएन मोड नाम का जो कन्वेंशन है ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था 1977. कब किया गया था? 1977. प्रोहिबिट्स द होस्टाइल एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स फॉर द मिलिट्री पर्पसेस. इट बैन्स डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ, किस किस का मैनिपुलेशन करना बैन है? क्लाइमेट का, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का, इकोसिस्टम का. एंड एन मोड इमर्ज पार्टली इन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर. इसको फिर ऐड किया गया था. ठीक है, limitations क्या? It focus only on the deliberate environmental modification techniques. Okay, it does not comprehensively address the border wartime ecological destructions. ये दो चीजें जो limitations इसमें पाई गई. Then next will be conventional warfare enforcement mechanism remains the weak in this particular sector. एनमोड में. ठीक, why existing international laws are inadequate. जो भी international laws है ये inadequate क्यों है? Because एग्जिस्टिंग लॉज इम्पोज हाईली एक्सट्रीमली हाई लीगल थ्रेशोल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, इसको एक थोड़ा सा हाई लीगल थ्रेशोल्ड लगता है. इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज लैक क्रिमिनल लाइबिलिटी मैकेनिज्म, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी मैकेनिज्म से ये लैक कर रही है, इस कारण थोड़ा सा एग्जिस्टिंग लॉज इनएडुकेट पा रही है. देन करंट फ्रेमवर्क्स आर रिमेनली ह्यूमन सेंट्रिक इंस्टेड ऑफ इकोसिस्टम सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक इंस्टेड ऑफ इकोसिस्टम सेंट्रिक. पीस टाइम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस इनएडुकेटली एड्रेस, जो भी पीस टाइम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस है इसको इनएडुकेटली एड्रेस किया जा रहा है. इसको प्रॉपर हम ओरिजिनल चेक नहीं मिल पा रहा है. इन्फोर्समेंट डिपेंड हेवीली ऑन द स्टेट कोऑपरेशन एंड पॉलिटिकल विल. जो भी एनफोर्समेंट होगा, जो भी एक्शन लेने की जो बात आएगी, तब इसका जो भी डिपेंडेंस है वो स्टेट कोऑपरेशन एंड पॉलिटिकल विल पे डिपेंडेंट है. देन मोस्टली मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट द पार्टीज. मोस्टली जो कंट्रीज इसके रिलेटेड जो बात हो रही है वो कंट्रीज आर नॉट द पार्टीज ऑफ द रोम स्टैट्यूट लिमिटिंग द आईसीसी जुरिस्डिक्शन. उसके कारण क्या होता है, वो जो स्टेप्स लेना चाहते हैं वो स्टेप्स नहीं ले पाते. एट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट remains the legally and politically difficult. So countries recognizing the ecocide, कौन सी जो कंट्रीज है? सेवरल कंट्रीज हैड इनकॉर्पोरेट द इकोसाइड रिलेटेड प्रोविजंस, जैसे कि वियतनाम, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस. वियतनाम, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, ये चार नाम के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेल्जियम एंड चिले. बेल्जियम एंड चिले. ओके, Belgium and Chile. These laws vary in the scope but generally criminalize the several environmental destructions. Okay, what is COE Convention 2025? Council of Europe Convention 2025 क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल वे में जानेंगे. इट इज़ अ यूरोपियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1949. ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए प्रमोट की गई थी? ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, इट इज दिस सेपरेटेड फ्रॉम, ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हियर, दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. ये यूरोपियन यूनियन से अलग है. ठीक है, इट इज नॉट सिमिलर टू द यूरोपियन यूनियन. इन 2025 काउंसिल एडॉप्टेड अ कन्वेंशन क्रिमिनलाइजिंग द सीवियर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस. इन्होंने एडॉप्ट किया है कन्वेंशन, जो भी एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाएगा, जो भी एनवायरमेंट को हार्म होगा, उसके रिगार्डिंग ये एक्शंस लेने की ताकत रखते हैं. ठीक है, कन्वेंशन सिक्स टू स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी. इससे क्या होगा, एक एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगेंस्ट द इकोलॉजिकल क्राइम्स. ओके, इट रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न्स जो भी है रिगार्डिंग एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड वाटर टाइम डिस्ट्रक्शन के बारे में ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, की फैक्ट्स क्या है अबाउट द काउंसिल ऑफ यूरोप? हेडक्वार्टर्स क्या है इसके? स्ट्रासबर्ग में, स्ट्रासबर्ग इसके हेडक्वार्टर्स है. इसके जो मेंबर्स है ये 46 कंट्रीज है. ओके, एंड इसका मेजर अचीवमेंट क्या है कि यूरोपियन कन्वेंशन
on human rights. European Convention on Human Rights is the most important major achievement of this body, and judicial body will be the European Court of Human Rights. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. हम अब इसका डिफरेंस देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोप ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन. देखो ये इसका जो बॉडी है ये ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन. ठीक है ना, ये इसका डिफरेंस है. इसमें 46 मेंबर्स है, इसमें 27 मेंबर्स है, इंक्लूड नॉन ईयू कंट्रीज. इसमें जो है जो नॉन ईयू कंट्रीज है इसमें ओनली ईयू कंट्रीज, यू मींस यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ओनली आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड रन्स बाय द ईसीएचआर, यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स रन करती है, और इसको रन करता है यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस. इन दिस वे ये आईयूसीएन का रोल क्या है, आईयूसीएन किस बारे में है, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है. आईयूसीएन का जो मेन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में हुआ था, फॉर किस लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल नॉलेज नेटवर्क है जो यूएन पब्लिश करता है ग्लोबल साइग्निफिकेंट रेड लिस्ट के बारे में, थ्रेटन स्पीसीज के बारे में जो लिस्ट जारी करता है, इसका काम आईयूसीएन का है. एंड इट प्रोवाइड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, कंजर्वेशन गाइडलाइंस एंड द पॉलिसी रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस तरीके से हम हर एक चीज़ को इसमें जान लिए. इसके बाद हम जो चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस इन रिकॉग्निशन इकोसाइड इंटरनेशनली, ये आप पढ़ लेना. पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको प्रॉपर्ली डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इकोसाइड, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, इससे क्या होगी, एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी आएगी. इसके कारण क्या होगा, जो भी इकोलॉजिकल डैमेज होगा ड्यूरिंग वॉर एंड पीस के टाइम, वो उसको प्रॉपर्ली हम बाइफरकेट कर पाएंगे. देन स्ट्रेंथन द क्लाइमेट जस्टिस, ये क्या करेगा, ये क्लाइमेट जस्टिस को स्ट्रेंथन करेगा, एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. ओके, देन इट प्रोटेक्ट्स द वल्नरेबल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन द इकोसिस्टम, जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज होगी उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करेगा. उसके बाद इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इनटू द ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रेमवर्क्स, इसके बारे में हमने जान लिया है. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडियाज पोजीशन एंड द इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस. इंडिया के बारे में जानेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस इकोसाइड. ठीक है, कि इंडिया इज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज इकोसाइड एज एन इंटरनेशनल क्राइम. ओके, जनरली सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. रिकॉग्निशन ऑफ द इकोसाइड में इन्फ्लुएंस फ्यूचर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इससे क्या होगा, कुछ इन्फ्लुएंस होगा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट नेगोशिएशंस एज वेल. डेवलपिंग जो कंट्रीज है, इंडिया बैलेंस करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू दी विद एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग टू दी सोवरेनिटी एंड दी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज. ओके, इसके कारण हम डायरेक्ट इतना हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं ले सकते बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री इन अवर वर्ल्ड. ओके, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड की जाए. हम अमेंड कर सकते हैं रोम स्टैट्यूट को ताकि इकोसाइड ये एक सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम हम इसको ऐड कर पाए रोम स्टैट्यूट में. देन इट एक्सटेंड्स द लायबिलिटी बियॉन्ड द वॉर टाइम डिस्ट्रक्शंस टू इंक्लूड द पीस टाइम इकोलॉजिकल डिजास्टर्स, इसको ऐड कर सकेंगे. ये स्ट्रेंथन करेगा हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड द एविडेंस कलेक्शन. ओके, इट इंटीग्रेट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनटू द ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ को और स्ट्रेंथन करेगा एंड ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को और प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. एनकरेज द कंट्रीज टू अडॉप्ट द डोमेस्टिक इकोसाइड लेजिस्लेशन. दिस विल हेल्प्स टू improve the mechanism, accountability and the cooperations with the armed groups which are mostly active in the whole world and which are responsible for the ecological destructions as well. Okay, so नेक्स्ट टॉपिक हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि ग्रोइंग डिमांड ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ इकोसाइड रिफ्लेक्स, जो ग्रोइंग डिमांड है इकोसाइड की वो रिफ्लेक्ट करती है, वो दर्शाती है कि द इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग दैट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन थ्रेटन्स, अगर ऐसे चलता रहा, ऐसे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसके कारण क्या हो सकता है कि ये थ्रेटन कर सकता है इकोसिस्टम को, पब्लिक हेल्थ को, पीस को एंड ह्यूमन सर्वाइवल को आने वाले दिनों में. दिस एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज रिमेन्स द इनएडिक्वेट इन एड्रेसिंग द लार्ज स्केल इकोसिस्टम हार्म. ओके, सो ये हर चीज़ आप पढ़ लेना प्रॉपरली, हर एक चीज़ इसमें अंडरलाइन की चुकी है, एक एक पॉइंट काम का है. हर एक पॉइंट से कुछ बढ़िया से नोट्स बन सकते हैं आपकी, जो कि आपके मेंस में काम आ सकते हैं. ओके,
प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है कि देखो, विद रिस्पेक्ट टू द इकोसाइड एंड द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ कंसिडर द फॉलोइंग, द रोम स्टैट्यूट करंटली रिकॉग्नाइजेस इकोसाइड एज अ सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम। क्या रोम स्टैट्यूट ने करंटली अभी रिकॉग्नाइज करता है इकोसाइड एज अ सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम? ये हमने अभी लास्ट में पढ़ा था जस्ट। The NMOD Convention prohibits the hostile environmental modification techniques for the military purposes, and the Council of Europe is a part of European Union. This is the absolutely incorrect statement. Okay, so इसका हम आंसर देखेंगे as per the given options. इसका आंसर है ए, दैट इज टू ओनली। सेकंड कैसे कि रोम स्टैट्यूट करंटली रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ये बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में दिया गया है कि रोम स्टैट्यूट अमेंड द रोम स्टैट्यूट एंड इंक्लूड द इकोसाइड एज अ सेपरेट इंटरनेशनल क्राइम। तो अभी तक ये हुआ नहीं है, ये करना चाहते हैं, ये वो फॉरवर्ड है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस गिवन क्वेश्चन। एक मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द मॉडर्न वॉरफेयर हैज एक्सपोज्ड अ मेजर गैप्स इन द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड द एनवायरमेंटल लॉ। ये पूरी लाइन है, इस लाइन को समझना है, इसको डिस्कस करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द इकोसाइड एंड एज अ इंटरनेशनल क्राइम। इसको प्रॉपरली रिलेट करते इंटरकनेक्ट करके हम इसको इंक्लूड कर सकते वेरियस एग्जांपल के साथ। वियतनाम वॉर, यूएस वॉर, अब जो इसराइल एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी अमिड कॉन्फ्लिक्ट्स। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या रोल है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रही है दुनिया में, हमारा इंडिया का क्या रोल है, क्या रिलेवेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस GS3 पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरमेंट। इतने जगह आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। कीवर्ड्स देख लो कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स, LNG, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ऑपरेशन संकल्प, क्रिटिकल मिनरल्स, IEA, ऑयल चेक पॉइंट्स एंड द रेयर अर्थ। ये सब जो पॉइंट्स है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको हम एक एक पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी व्हाई इट इज इन न्यूज। सबसे पहली बात होती है कि ये न्यूज में क्यों रह चुका है। एस्केलेटिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन इज द वेस्ट एशिया में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वंस अगेन एक्सपोज हुआ है कि इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क किस तरीके से काम कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी डिस्क्राइब किया है कि प्रेजेंट क्राइसिस आर मोर सीवियर देन द अर्ली ग्लोबल एनर्जी शॉक्स। जो भी इसके प्रीवियसली में जो भी एनर्जी ग्लोबल एनर्जी शॉक्स आ चुके हैं, जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो बहुत डिटोरिएटिंग है, बहुत सीवियर होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज शार्पली ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द इन्फ्लेशन। इसके कारण क्या हो चुका है, जो महंगाई का जो दर है वो बढ़ चुका है एंड इंपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी हिंडर एंड हैम्पर हो चुका है, ठीक है। इंडिया हेवी डिपेंडेंस भारत का जो उसको बोलते हैं कि जो डिपेंडेंस है, जो हमारी जो दूसरे कंट्री पर जो हम डिपेंड रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड द मैरिटाइम ट्रेड रूट्स हैज हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस। ओके, सो हमारी अभी अर्जेंट नीड हो चुकी है कि हम डाइवर्सिफाई करें, हम इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करें एंड हम हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस है उसको प्रॉपरली स्ट्रांग एंड इन डिप्लोमेसी में भी हमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। सो एनर्जी सिक्योरिटी रेफर्स टू दी, क्या होता है एनर्जी सिक्योरिटी, हम इसको जानेंगे पहले। व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी रेफर्स टू दी अनइंटरप्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, ये होता है एनर्जी सिक्योरिटी। अब इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड्स है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स, हमें एक्सटर्नल शॉक्स से बचना पड़ेगा जैसे कि वॉर्स, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, प्राइस वोलेटिलिटी, साइबर अटैक्स एंड मैरिटाइम इनसिक्योरिटी। हर एक पॉइंट्स को हम प्रॉपर एंड एनालिसिस के साथ जानेंगे ताकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेंस में भी आपको ये काम पड़ेगा, ठीक है। द सिक्योर एनर्जी सिस्टम इंश्योर्स, जो भी एनर्जी सिस्टम जो सिक्योर होती है वो इंश्योर करती है कि सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस होल्ड्स एंड नेशनल डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हम स्ट्रांग रहे। एनर्जी सिक्योरिटी टुडे इंक्लूड्स द एक्सेस ऑफ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल आपको भी पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स का भी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, फॉर द रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एज वेल एंड द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओके, देन करंट एनर्जी वनरेबल्स,
क्या है कि इंडिया हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं मोर देन 85% ऑफ द क्रूड ऑयल विच इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, देन 45% ऑफ द इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, जो अभी मोस्टली न्यूज में रह चुका है, यहाँ से हमारा 45% ऑफ द क्रूड इंपोर्ट होता है. वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव मैरिटाइम चोक पॉइंट इन द वर्ल्ड. Approximately 25% of the crude oil trade moves through the Strait of Hormuz. India's oil consumption projected nearly 5.99 billion barrels per day by 2026. Most important data you need to highlight and mention this data in your mains answer as well. Rising oil prices directly affect the inflation, current account deficit, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट इन दी इंडिया. ये जो पॉइंट है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट how this current energy vulnerabilities of India is seen in the future. Impact of global conflicts on the India's energy security. वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही होगा कि जिसके कारण डिस्टर्ब हो चुका है क्रूड ऑयल एंड एनर्जी सप्लाई चेन्स. नेक्स्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग फ्राइट रेट्स राइज सिग्निफिकेंटली हाई. प्राइस शॉक्स के कारण फ्यूल के जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं एंड इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो इंडिया में आ चुका है. ठीक है. डिस्ट्रप्शंस आल्सो अफेक्ट द फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना स्वाभाविक बात है. ठीक है. देन रशिया यूक्रेन वॉर से हम ये सीखते हैं कि यूरोप का जो डिपेंडेंस है रशिया पे की गैस पे, ये सीवियर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, जो कि उसके बाद फिर आफ्टर सैंक्शंस जो भी लगाए गए थे एंड सप्लाई कट्स हो चुके थे. ठीक है. इंडिया ने रशिया से तेल खरीद के यूरोप को भेजा गया था, ये भी आपको पता है, जिसका हमें भारत को बहुत फायदा हुआ था. यूरोप रिड्यूस द रशियन गैस डिपेंडेंस फ्रॉम नियरली 45% टू अबाउट 12% बाय 2025. Most important point here I want to highlight now. Okay, the conflict demonstrated how excessive dependence on a single supplier can threaten the economic stability. ये हर एक चीज मैंने इस पे दी है. सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज, किस दो चीजों को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, आपको भी पता होता है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को ये दो कनेक्ट करता है इन एंड ऑल्सो द अरेबियन सी एज वेल. वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांसिट चोक पॉइंट है, जो कि मेजर ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टर्स सजेस, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत एंड ईरान डिपेंड्स ऑन दिस रूट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी मिलिट्री एस्केलेशंस आर और द ब्लैकेड इन द रीजन्स कैन क्रिएट इमीडिएट ग्लोबल प्राइस शॉक्स. ये भी आपको पता होगा कि कुछ मिलिट्री अगर एक्सरसाइजेस होती है या फिर मिलिट्री कुछ स्टेप्स लेती है, इसका भी बहुत इम्पैक्ट गिरता है. देन इंडियाज हाई डिपेंडेंस ऑन द गल्फ इंपोर्ट्स मेक्स दिस रूट स्ट्रेटेजिकली वाइटल. सो जो इंडिया डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या रोल है, कैसा रोल है इंडिया का, यह हम जानेंगे. देखो कि इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल गल्फ सप्लायर्स. मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स नाउ इंक्लूड, जो हमारे जो इंपोर्ट पार्टनर्स है, जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया. डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, हमारा जो ओवर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा. एंड इंडिया हैज ऑल्सो इंक्रीज द एलएनजी इंपोर्ट्स. एलएनजी क्या है, एलएनजी इंपोर्ट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू सपोर्ट द क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ एसपीआर. एसपीआर क्या है, इमरजेंसी क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है उसकी फैसिलिटी हमको मेंटेन करना है. इसको कैसे टैकल करेंगे, जैसे कि हमारे जो एसपीआर होता है, जो हम स्ट्रेटेजिक वे में हम जो ऑयल्स को रिजर्व करके रखते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ होता है, जैसे विशाखापट्टनम, मैंगलुरु, पादूर. ठीक है ना. ये जो अभी जो एडिशनल रिजर्व्स है उसका अभी प्लान हो रहा है कि कहाँ कहाँ उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, ताकि जो उसकी सप्लाई स्टेबिलिटी हो ड्यूरिंग द वार टाइम सैंक्शंस एंड द मेजर डिस्ट्रप्शन जैसे होते हैं, तब हमें काम आ सकता है. ठीक है. देन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा भारत कैसे बढ़ रहा है, हम कैसे एक्सपांड करें इन द फील्ड ऑफ सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. रिन्यूएबल एनर्जी हमें कैसे बूस्ट करेगी हमारी इकोनॉमी को, ग्लोबल स्ट्रक्चर को, फॉसिल फ्यूल के यूसेज को. मान लो कि हम अगर आने वाले दिनों में इस सोलर एनर्जी सेक्टर पे, इस रिन्यूएबल सेक्टर पे हम काम करते हैं, तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम इन दिस एनर्जी सेक्टर टू दी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आने वाले दिनों में. क्रिटिकल मिनरल्स का चैलेंज जो भी है, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होते हैं बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में, सोलर पैनल्स में, ईवीज में.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज में हम काम करते हैं। चाइना का डोमिनेंस अभी भी बढ़ रहा है। चाइना कंट्रोल करता है 90% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स, उसकी कैपेसिटी है। एंड इंडिया इज करंटली प्रोसेसिंग लेस देन 5% ऑफ द प्रोजेक्टेड बैटरी ग्रेड मिनरल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये टॉपिक देख लिया है। ठीक है, सिग्निफिकेंस चैलेंजेस क्या है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी की, ये हमने लास्ट इसमें देख लिया था। सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ की परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल चीज़ है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल। ये डायरेक्ट हमें अफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर पे। रिलायबल एनर्जी एक्सेस स्ट्रेंथ द नेशनल सिक्योरिटी हमें बड़ा प्रोवाइड करेगा एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, हमारा जो इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंस है वो भी कम करेगा एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने में, क्लाइमेट के जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं उस कमिटमेंट्स को पूरा करने में ये हमें सहायता प्रदान करेगा। सो इस इन दिस वे दिस एनर्जी सेक्टर हेल्प्स अस फॉर द इंडिया टू ग्रो इन अ वेरी प्रॉस्परस वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसको प्रॉपरली इमरजेंसी पीरियड्स में, इमरजेंसी पॉइंट पे प्रॉपरली मैनेज करें। हम हमारा जो क्रूड ऑयल का जो डाइवर्सिफिकेशन है, एलएनजी का जो सोर्सिंग है वो मल्टीपल रीजन्स के साथ डाइवर्सिफाई करें। एक्सेलरेट करें कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी का डिप्लॉयमेंट हो, एनर्जी डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो हमारे भारत में हो, ताकि हम एनर्जी सफिशिएंट एंड एनर्जी रिलायबल बने। ठीक है, देन डेवलप द रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स ऑफ द लिथियम, कोबाल्ट, निकेल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। जो भी झारखंड से हमें अच्छे क्वांटिटी में जो रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं उसको प्रॉपरली यूज करना है। देन इंडिया डिपेंडेंस प्रोमोट द इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो अभी हमने 20% से अभी बढ़ा चुके हैं हम इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू रिड्यूस द ऑयल इंटेंसिटी इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन इसका कंक्लूजन देखेंगे, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हो चुके हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड ऑयल पे एंड वल्नरेबल मैरिटाइम रूट्स पे ये क्या क्रिएट कर सकता है, एक मेजर स्ट्रेटेजिक रिस्क क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में। सो व्हाइल रिन्यूएबल एक्सपेंशन जो है या हमें एक लॉन्ग टर्म रिलीफ, एक साइमल्टेनियस innovative and it creates the new dependence on the critical minerals. Then a balanced strategy involving the diversification of these strategic reserves and the renewable energy sources will help us to make our country a Vikasit Bharat 2047 in the upcoming future. Okay, so next हम इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेंगे कि दैट विद रेफरेंस टू द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोर देन 80% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू द इंपोर्ट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट्स एंड ऑपरेशन संकल्प वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट Operation Sankalp was launched to protect the India merchant vessels in the Indian Ocean region. इसमें से आपको आंसर पता होगा कि ये तीनों भी पॉइंट्स करेक्ट है, इन तीनों का आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ओके, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू द क्रूड ऑयल डिपेंडेंस बट इंक्रीजिंगली लिंक टू द जियोपॉलिटिक्स एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। इसको डिस्कस करेंगे, लिखना है 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर लिख के आप अलग अलग पॉइंट्स के साथ डाइवर्सिफाई वे में आप लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज करंट अफेयर विल बी इंक्रीज इन सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैबिनेट अप्रूव्स दिस एक्सपेंशन टू 38 जजेस। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियरी का, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। आर्टिकल 124 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द नंबर ऑफ जजेस, ये जो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ जजेस एक्ट, कोलिजियन सिस्टम, ठीक है ना, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। उसके बाद जुडिशियल वैकेंसीज क्या होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है, मेंस के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होती है, हर हम चीज़ इसमें जानेंगे। ठीक है, व्हाई इट इज इन न्यूज, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीजिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस from 34 to 38. Most important point with respect to the prelims point of view. Then the bill to amend the Supreme Court Number Act 1956 is introduced. ये जो बिल था कि जो नंबर ऑफ जजेस है इनको इंक्रीज करना है, ये पहला बिल कब लाया गया था, 1956 में। 1956 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद
पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट को पावर देती है कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की। द मूव कम्स amid rising the pendency of the cases and increasing the pressure on the judiciary। जुडिशरी पे प्रेशर बढ़ रहा था, पेंडिंग केसेस बढ़ रहे थे, इसके कारण ये रिक्वायरमेंट पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट करंटली हैज मोर देन 92,000 पेंडिंग केसेस। 92,000 पेंडिंग केसेस है जो कंसर्न्स हो रही है, टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है जस्टिस की। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है ये कैसी बढ़ाई जाती है। आर्टिकल 124(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स, क्या करती है ये, हमें अभी क्या चल रहा है कि देखो, वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। आर्टिकल 124(1) एम्पावर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस थ्रू द लेजिस्लेशन। So changes in the sanctioned strength require the amendment to the Supreme Court Judges Act 1956। इसके अंदर, ये एक्ट के अंदर चेंजेस की गई है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस 1956 was enacted to increase the number of जजेस इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग जुडिशियल वर्कलोड। जुडिशियल वर्कलोड का बढ़ते देखते हुए ये स्टेप लेना इंपॉर्टेंट दिखा है। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट फ्रॉम फर्स्ट 1 चीफ जस्टिस 7 जजेस। स्टार्टिंग में जब था ये इतनी स्ट्रेंथ थी, 1 चीफ जस्टिस 7 जजेस का होता था, 1 चीफ जस्टिस देन 10 जजेस हुआ है। एंड सिंस देन पार्लियामेंट हैज अमेंडेड द मल्टीपल टाइम्स टू एक्सपांड द जुडिशियल कैपेसिटी ऑफ आवर इंडियन जुडिशियल सेक्टर। ओके, देन हम देख लेंगे कि देखो 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में 7 जजेस थे, ठीक है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द सीजीआई प्लस वन हु विल बी सीजीआई, ठीक है ना, ये सीजीआई थे। 1956 में ये एक्ट लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 10 हो गए थे, प्लस 3 दैट विल बी 11। देन 1960 77 86 8 19, इसमें फिर 13 से 17, 17 से 25, 25 से 30, 30 से 33, मीन्स फाइनली वी गेट द 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। देन लास्ट, नाउ लेटेस्ट अमेंडमेंट। ओके, लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई 2026, अभी ये प्रोपोज की गई है, ठीक है। ये जो प्रोपोज्ड है अमेंडमेंट, न्यू अमेंडमेंट बिल आ चुका है एंड इनकी जो स्ट्रेंथ है ये भी 38 मीन्स 37 जजेस प्लस 1 सीजीआई, दैट विल बी दी फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। राइजिंग पेंडेंसी केसेस ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही थी, 92,000 के ऊपर केसेस चल रही थी। एंड इसका जो डिले का जो इफेक्ट है ये जस्टिस में एंड पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, उसको हिंडर करने का, इसको हैम्पर करने का काम हो रहा था। इसके कारण ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी। सेवरल जजेस शेड्यूल टू रिटायर्ड, कुछ जजेस अभी इस साल 2026 में रिटायर होने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग वैकेंसीज जो है इसका प्रेशर बढ़ रहा है, सिटिंग जजेस कम हो रहे हैं। एक्सपेंशन इज इंटेंडेड टू मेंटेन दी जुडिशियल इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी मेंटेन हो ताकि जो भी केसेस आए उसको प्रॉपर डिलीवरी हो सके, इसके लिए ये स्टेप उठाई गई है। जो भी हम अभी डिजिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिजिटल जो एक्सेस ला रहे हैं, इस डिजिटल एक्सेस के कारण भी अभी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस में, ये जो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करने की जो कोशिश है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू, दैट विल हेल्प्स टू बूस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल कमर्शियल एंड द गवर्नेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट जो है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस पे, ये जुडिशरी अब कम करने की कोशिश करेगा। जनरल स्पेशलाइज्ड एंड द लार्जर बेंचेस आर इंक्रीजिंगली रिक्वायर्ड। जो अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस होती है, ये पार्लियामेंट क्या करता है, अमेंडमेंट पास होता है, अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, ये भी आपको पता होगा, कोलिजियम सिस्टम थ्रू ये अमेंडमेंट्स होती है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हेडेड बाय, कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रिकमेंड करते हैं नाम्स किसके, जो भी आने वाले जो जजिंग सिटिंग जजेस होंगे उनके, एंड रिकमेंडेशंस आर फॉरवर्डेड टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द अप्रूवल, एंड उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट फाइनली साइन करके वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम क्या होती है, ये मैकेनिज्म है जिसमें जजेस का अपॉइंटमेंट होता है एंड कुछ जजेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ये जो इट इन्वॉल्व थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट जजेस नोन एज दी जजेस केस, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 senior most judges of the Supreme Court, and it aims to preserve the judicial independence by limiting the executive interference in the judicial appointment। इसमें जो भी सिग्निफिकेंस दिया है, इंक्रीजिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ये आप इस जो दी गई पीडीएफ है इसमें से पढ़ लेना है प्रॉपरली, 1 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। देन ये जो
चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, अपॉइंटमेंट डिलेज, नीड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड द रिस्क ऑफ द रिड्यूस इफिशिएंसी, ये चैलेंजेस हमने एसोसिएट किए विद द जुडिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। देन वे फॉरवर्ड देख लेंगे कि दैट फिल एग्जिस्टिंग जुडिशियल वैकेंसीज इन द टाइम बाउंड मैनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वे फॉरवर्ड बता रहा है कि टाइम बाउंड मैनर में जुडिशियल वैकेंसी फिल की जाए। एक्सपांड द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कोर्ट्स, ई गवर्नेंस सिस्टम्स को बिल्ड किया जाए। स्ट्रेंथन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम मैकेनिज्म्स, ओके। देन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको फ्लुएंट किया जाए। केस मैनेजमेंट सिस्टम्स को एंड प्रोसीजर इफिशिएंसीज बढ़ाई जाए। इंक्रीज द जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो क्लोजर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किए गए उसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज किया जाए। एंड स्ट्रेंथन द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी हाई कोर्ट अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट। The decision to increase the strength of the Supreme Court reflects the growing recognition of the pendency of crisis within the India's judiciary system. While expanding the judicial capacity, it is necessary, it must be accompanied by the broader institutional and the procedural reforms करने की बहुत important and बहुत ज़रूरत स्टेप है। Speedy, affordable, accessible justice is not merely more judges but also stronger infrastructure। देखो, जजेस ज़्यादा होने के कारण ही स्पीडी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस मिलना संभव नहीं, तो उसके साथ स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमेटिक जुडिशियल मॉडर्नाइजेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टूडेज टॉपिक, ओके। देन लास्ट, लेट्स अस सी द prelims point of view one question, that is article 124. Article 124 of the constitution consider the following statement. Article 124 establishes Supreme Court of the India. Parliament has the power to increase the number of Supreme Court judges through the legislation. The original constitution provide one chief justice, 10, not 10, it was the 7 number, okay, other judges in the Supreme Court. The answer will be the 1 and 2. This is the incorrect statement. So in this way, the last question मेंस का देख लीजिए कि जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया कैन नॉट बी रिजॉल्व मियरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस। क्या ग्रेट पॉइंट है ये पॉइंट मैंने लास्ट में बोला गया था कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओनली सफिशिएंट नहीं है भारत की जुडिशरी को हैंडल करने में, बट इसके साथ भी कुछ और चीज़ें वो मैंने हाईलाइट की थी, वो आप मुझे आंसर में लिख के बताइए। एंड डिस्कस इन द कंटेस्ट ऑफ रिसेंट एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ इन 250 वर्ड्स। इन दिस वे आपको इसका आंसर प्रॉपर वे में लिखना है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले, एक वेराइटी ऑफ आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस हो और आप प्रीलिम्स में भी एक बढ़िया मार्क्स मिल सके ताकि आपको मेंस लिखने का मौका मिले। सो इन दिस वे वी आर कवरिंग द डेली करंट अफेयर्स डेली। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन दिस Shriraj IAS daily current affairs session. Please download this PDF from the Shriraj IAS website. It helps you to mark, it helps you to revise all these things in a daily manner. अगर आप इस बारे में अपडेट रहोगे तो आपका जो आने वाला जो सपना है to become the IAS officer of India, it will be completed in a very precise and in a stipulated time period. Okay, so in this way we completed this session. So my dear friends, please join this channel of Shriraj IAS. Please be updated. Please do your work in the discipline and in consistent way. Follow this current affairs daily. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.